हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आदर्शवाद के पिछले वीडियो आदर्शवाद पार्ट 1 में हमने समझा था कि आदर्शवादी विचारधारा क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख कार्य था वो था मनुष्य को मनुष्य बनाना, क्योंकि आदर्शवाद में माना जाता था कि मानवीय गुणों के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता, वह दानव बन जाता है। तो उसमें मानवीय गुण थे ईमानदारी, सहयोग की भावना, दया, प्रेम आदि। तो इन मानवीय गुणों के विकास के लिए आध्यात्मिक शक्ति का विकास होना बहुत ही आवश्यक था। तो आदर्शवाद का आधार था आध्यात्मिक जगत, और आदर्शवाद में परंपराओं का विकास करने पर विशेष बल दिया जाता था। इस समय जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो थे साविद्या या मुक्तये, अर्थात विद्या वो है जो मुक्ति दिलाए। ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इसी के साथ कुछ अन्य उद्देश्य थे, जैसे आध्यात्मिकता की वृद्धि करना, सत्य को समझना, मानव बनाने का प्रयत्न करना, पवित्र जीवन व्यतीत करना, शारीरिक स्व का विकास अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास करना, और सामाजिक स्व का विकास अर्थात सामाजिकता का विकास करना। इसमें जो शिक्षा थी तो शिक्षा में सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं, मूल्यों की जानकारी दी जाती थी, जिससे व्यक्ति एक उत्तम नागरिक बन सके। अब आदर्शवादी शिक्षा के संबंध में कांट, फ्रॉवेल, बटलर आदि ने अपने कथन प्रस्तुत किए हैं, जिनसे एक ही बात निष्कर्ष के रूप में निकलती है कि आदर्शवादी शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था मनुष्य के व्यक्तित्व की उन्नति करते हुए उसे ईश्वर की प्राप्ति करने में सक्षम बनाना। आदर्शवाद में व्यक्ति को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया है, और उसकी आत्मानुभूति का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बनाया गया है। अब आत्मानुभूति का विकास 4 स्तर पर होता है। सबसे पहला है शारीरिक स्व का विकास, दूसरा है सामाजिक स्व का विकास, तीसरा है बौद्धिक स्व का विकास, और चौथा है आध्यात्मिक स्व का विकास। तो यहाँ पर शारीरिक स्व का विकास से अर्थ है शारीरिक शक्तियों का विकास करना, सामाजिक स्व का विकास से अर्थ है सामाजिकता का विकास करना, और बौद्धिक स्व का विकास से अर्थ है मानसिक शक्तियों का विकास करना, आध्यात्मिक स्व का विकास से अर्थ है आध्यात्मिकता का विकास करना। शिक्षा के उद्देश्यों में एक उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि को भी शामिल किया गया है। सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि से अर्थ है धर्म, कला, नैतिकता, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि की समृद्धि, क्योंकि इसे मानव जाति की समान संपत्ति माना गया है और माना जाता है कि यही संपत्ति मानव की उन्नति करती है। आदर्शवाद में आदर्श और मूल्यों के 3 प्रकार बताए गए हैं, एक मानसिक, दूसरा भावात्मक और तीसरा सांकल्पिक। तो इनका ज्ञान होने पर मनुष्य सत्य को जानता है और असत्य से दूर रहता है, सुंदरता का अनुभव करता है, असुंदरता से दूर रहता है, अच्छाई का संकल्प करता है और बुराई से दूर रहता है। इस प्रकार उसमें आध्यात्मिक आदर्शों का विकास होता है, और जो शिक्षा है उसका उद्देश्य है बालक को इन आदर्शों को प्राप्त करने के योग्य बनाना। अब बात कर लेते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार निर्धारित किया गया था। तो हम यह बात जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होती है। आदर्शवाद के पाठ्यक्रम को भी आदर्शवादी विचारकों ने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से ही निर्धारित किया है। मतलब जैसे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उसी प्रकार पाठ्यक्रम का भी निर्धारण किया जाता है। तो आदर्शवाद में पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य थे उन पर ध्यान दिया गया। आदर्शवाद के पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे आदर्शवाद का पाठ्यक्रम उच्च विचारों, आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। मानव जाति के द्वारा संचित अनुभव पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। पाठ्यक्रम का कार्य मानव जाति के अनुभवों को संकलित करना और संगठित करना होना चाहिए। पाठ्यक्रम में मानव सभ्यता की झलक दिखाई पड़नी चाहिए। आदर्शवादी विचारकों ने उन सभी विषयों को आदर्शवाद के पाठ्यक्रम के अंदर रखने का समर्थन किया है, जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय आदि सभी परिस्थितियों से संबंध स्थापित कर सके। इसीलिए पाठ्यक्रम में कुछ विशेष विषयों को महत्व दिया गया है,
जैसे सत्यम का ज्ञान कराने वाले विषय हैं भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान एवं बौद्धिक क्रियाएं। और शिवम का ज्ञान कराने वाले विषय हैं धर्म, अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं, सैनिक शिक्षा, उद्योग आदि। सुंदरम का ज्ञान कराने वाले विषय हैं कविता, संगीत, कला, कौशल, निर्माण, रचना संबंधी क्रियाएं, सफाई, सुरक्षा की क्रियाएं आदि। आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक रॉस ने भी अपने अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारित किया है, जिसमें उन्होंने मानव की क्रियाएं और उससे संबंधित विषय को दो भागों में बांटा है। तो मानव क्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार की मानी गई हैं। पहली होती हैं शारीरिक क्रियाएं और दूसरी होती हैं आध्यात्मिक क्रियाएं। तो जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनसे संबंधित जो विषय हैं वो हैं स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं और व्यायाम। और जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं उनसे संबंधित विषय हैं मानसिक क्रियाएं, साहित्य, भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, सौंदर्यात्मक क्रियाएं, ललित क्रियाएं, नैतिक व धार्मिक क्रियाएं, धर्म व अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार हमने जाना कि आदर्शवाद में शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का था और शिक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम किस प्रकार का निर्धारित किया गया था। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी और किस शिक्षण विधि का आविष्कार किस दार्शनिक ने किया था, और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार विद्यार्थी कैसे होने चाहिए या आदर्शवाद के अनुसार विद्यार्थी कैसे होते थे। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।